छोटी सी चीज़ समझना कि ये एक ऑपरेटर है और इधर हम पब्लिक है। अब पब्लिक जितनी मर्जी समझदार हो जाए, वो किसी शेर के ऊपर अटक गई है। वो प्राइस शेर का मान लो 30 रुपये है और 30 रुपये में हम लेके बैठे। इधर ऑपरेटर जो है पर यस बैंक का Q4 तो बेस्ट ही आया ना, पर कुछ तो अंदर चीज़ें होंगी जो लगता है कि इसके कदमों को रोक रही हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें? देखो सर, जब बैंक डूब रहा था तब क्या हुआ था? वेदांता खराब है, अडानी खराब है, जेपी पावर खराब है। ये कोई मतलब नहीं हमारे लिए, ना उसके प्राइस से ना शेयर प्राइस से। मतलब ये है कि 3 दिन बीत गए, 3 दिन से वेदांता है ही नहीं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक का Q4 भी आ गया, अच्छा खासा आ गया है। और मैंने आपको कई बार कहा है यस बैंक की एक कहानी है। कौन सी? कि वो सब कुछ अच्छा कर रहा है, पर उसका Q4 के बाद उसके शेयर प्राइस में जो आप और हम उम्मीद लगाते हैं वैसा दिखता ही नहीं है। आज तो और बेकार हो गया, आज तो रेड में बंद हुआ है यस बैंक। देखो सर, एक छोटी सी चीज़ समझना, इसके बाद इसी वीडियो के अंदर हम जेपी एसोसिएट के ऊपर भी बात करेंगे। छोटी सी चीज़ समझना कि ये एक ऑपरेटर है और इधर हम पब्लिक है। अब पब्लिक जितनी मर्जी समझदार हो जाए, वो किसी शेर के ऊपर अटक गई है। वो प्राइस शेर का मान लो 30 रुपये है और 30 रुपये में हम लेके बैठे। इधर ऑपरेटर जो है उस प्राइस को 30 पर अटका कर रखते हैं। हम आप पब्लिक जितनी मर्जी कोशिश कर लें इसे ऊपर नीचे ले जाने की, जा नहीं सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर ले इसे नीचे ले जाने की, जा नहीं सकता। फिर आप वीडियो देखोगे किसी की, फिर आप किसी की बातें समझोगे, वो आपको ऐसे उलझाएंगे, नहीं ये हो जाएगा, नहीं होल्ड कर लो वो हो जाएगा, नहीं बेच दो ये हो जाएगा। आप उसमें उलझ जाओगे। पर इधर वाला पक्ष ये नहीं सोच रहा है कि जो ये प्राइस यहाँ अटका पड़ा है 30 पर, ये ऑपरेटरों की देन है। यहाँ अच्छी चीज़ को भी ऑपरेटर बेकार कर देंगे और बेकार चीज़ को भी अच्छा कर देंगे। मान लो कोई प्राइस मतलब आपको लग रहा है कि ये ऊपर नहीं जा सकता, बहुत निगेटिव न्यूज़ आ गई, मान लो उसका भी प्राइस 30 रुपये है और आप सोचो भैया बेकार हो गया है, तो आप उसे सोच रहे हो 25 में आएगा। पर ये ऑपरेटर क्या करेंगे? उसे 30 से ऊपर ले जाएंगे। आपको यार तो ऊपर जा रहा है, फिर उसे 32 में ले जाएंगे, 34 में ले जाएंगे, 35 में ले जाएंगे, 40 में ले जाएंगे और 40 में आप वहाँ निवेश कर दोगे। फिर क्या होगा? फिर ये जो ऑपरेटर है ये उसे फिर से नीचे लाएंगे। तो आप और मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, पर उस नियम को समझ सकते हैं कि यहाँ अच्छी अच्छी कंपनी और बेकार बेकार कंपनी के अंदर एक पैसे वाले वैल्यू इंसान की एक होल्ड है। तो आप जितनी मर्जी चीज़ें कर लें, हो नहीं सकता। पर इसी में से निकलता है कोई अलग दिमाग, कोई अलग सोच, और वो ऑपरेटर की चालों को पहचान लेता है। तो आप जितना मर्जी कहते रहे यस बैंक अच्छा हो गया जी, जितना मर्जी कहते रहे वोडाफोन है जी अच्छा हो गया जी, जितना मर्जी कहते रहे ये अच्छा हो गया, कुछ नहीं होगा उससे जब तक कि ऑपरेटरों की मर्जी नहीं होगी। तो ये शेयर प्राइस जो है ऑपरेटरों की एक देन है, तभी तो लोग फंसते हैं और तभी लोग कुछ कमाते हैं। अब समझ में आ गया ना ये छोटी सी बात? और ये छोटी सी बात नहीं है भैया, ये इतनी बड़ी बात है ना जो इस कहानी को समझ लिया। क्या होता है कि जब हम समझते हैं कि हमारा लॉस हो गया, ये तो बहुत अच्छा था, तब भी वहाँ कुछ साजिशें चल रही होंगी। तब आप सोच रहे हो यार मुझे प्रॉफिट आ गया, मैंने बहुत अच्छा कर दिया। नहीं, वहाँ पर भी कुछ साजिशें चल रही हैं। ये बहुत वैसा वर्क है जो एक साइकोलॉजी पे आधारित बाजार चलता है। और जब आप उस नीति को समझ लेंगे कि इस बाजार के अंदर किसी का हाथ है ऊपर नीचे करने का, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का ही हो जाए, बोलते हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चल रहा बाजार वैसे। तो कई ऑपरेटर हैं यहाँ पर और आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे कैसे ऑपरेटर बैठे हैं यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें बन रही हैं यहाँ पर। और जब वो चीज़ें आपके सामने आती है तो आपको अलग ही रंग नज़र आता है। इसी में एक शेर आता है जेपी एसोसिएट।
शेट आता नहीं, खत्म ही हो गया, जिसमें लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया। और इस कंपनी का अधिग्रहण जो एनसीएलटी से होने वाला है, दिवालिया प्रक्रिया से होने वाला है, वहाँ पर अडानी जी को हम सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं। और अब तो आरपी ने ही कह दिया, जो कोर्ट द्वारा एक आरपी रखा जाता है उसने कह दिया 17 अप्रैल को ये कहा था एनसीएलटी में कि वेदांता तो कभी सर्वोच्चम बोली उसको लगाई नहीं गई, ना उसे घोषित किया गया। यहाँ पर वेदांता टेंशन में आ गया, वो तो झुठला गया। चीज़ों को समझो। अब आप जेपी एसोसिएट को जोड़ रहे हो जेपी पावर से, जो एक पहले ही इसकी ग्रुप की कंपनी बर्बाद हो चुकी है, और हम जोड़ रहे हैं जेपी पावर। जेपी पावर अपने काम से चलेगा जब भी चलेगा, अगर उसके अंदर अच्छा वर्क होगा, अपनी सेल को बढ़ाएगा, तब उसका वो अलग काम है। तो भ्रमित बाजार में नहीं रहना है। क्यों? जेपी एसोसिएट के ऊपर 17 अप्रैल को आरपी ने बता दिया कि आपकी बोली नहीं है, आप ऊंची बोली वाले थे ही नहीं। तो ये कितनी बड़ी न्यूज है कि जब वेदांता सुप्रीम कोर्ट एनसीएलटी पर अपनी याचिका लगा रहा था, तो वो किस सबूत से लगा रहा था? सोचो पहले एक बार बैठकर, सोचो। और मैंने कहा था कि जब ये 17 अप्रैल को चीजें आई तो 17 भाई 18 को बता देगा, 19 को बता देगा। आज 20 हो गई है, अभी तक के वेदांता की तरफ से ये चीज नहीं निकल कर आई कि आरपी ने जो एनसीएलटी को ये बता दिया था कि भैया आप तो बोली दाता थे ही नहीं। तो इसमें क्या है? इसमें कहीं ना कहीं आप देख लेना, आप ये समझ लेना, वेदांता चुप नहीं बैठेगा। जो बड़ा ग्रुप जिसकी टीम है वो एनसीएलटी सुप्रीम कोर्ट जेपी सेट के लिए जा रहा है, कह रहा मेरी बड़ी बोली है, ये है वो है, और आरपी से ठुकरा रहा है कि नहीं जी आपकी बोली नहीं थी, तो क्या वो चुप बैठेगा? पर वो भी मौका देख रहा है। उसे कुछ बोलना होता तो वो अब 3 दिन में बोल देता, शुक्र शनिवार इतवार को बोला तो नहीं ना, कब बोलेगा? अब देखते रहना कब बोलेगा वो। उसके बोलने से प्राइस गिरेगा। किसका गिरेगा? जेपी पावर का गिरेगा। क्यों? अचानक आएगा ना वो। अब वो भी कहानी ढूंढ रहा होगा, भाई मैं बताऊं क्या, अब क्या समझाऊं, मुझे तो आरपी ने कह दिया ही है। तो समझ रहे हैं, मैंने आज बहुत गहराई से चीज़ों को समझाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेदांता खराब है, अडानी खराब है, जेपी पावर खराब है, ये कोई मतलब नहीं हमारे लिए, ना उसके प्राइस से ना शेयर प्राइस से। मतलब ये है कि 3 दिन बीत गए, 3 दिन से वेदांता है ही नहीं। और वेदांता इतनी जल्दी से शांत हो जाएगा क्या? वो आरपी की बात को एनसीएलटी में कहा तो उसके वकील अब कुछ उसका जवाब तो ढूंढेंगे ना। अब वो क्या जवाब होगा इस पर टिकी है भैया। जब वेदांता कोर्ट गया है तो उसका जवाब क्या है समझो। उसका जवाब अब हमें देखने को जरूर मिलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 पक्ष आपस में लड़ाई कर रहे हो और एक आरपी जो नियुक्त किया गया था उसने कहा कि इसकी बोली नहीं है, इधर आपके अडानी जी हैं, इधर वेदांता जी हैं, इनकी बड़ी बोली जी है नहीं, तो इनका तो वैसे ही केस खत्म हो गया क्योंकि उस उपलक्ष्य में तो यहाँ पर गए थे, अडानी जी के लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे। तो अब इसका भी तो आउटकम आएगा ना कि वेदांता क्या कह रहा है। एकदम से ये पन्ने बंद नहीं हुए, वेदांता को बताना पड़ेगा। और अभी तक के कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। शाम को आ जाए तो आप ये मत कहना क्योंकि वीडियो पहले बनी है। तो यहाँ बहुत कुछ आपको देखने को मिल सकता है। एक शेयर है यस बैंक। यस बैंक 2020 की तरफ डूबने वाला था, ये आप सबको पता है। धोखाधड़ी हुई थी, इसके सह संस्थापक ने लोन बांट दिए थे, उसमें फ्रॉड हो गए थे, चीज़ें अलग अलग चीज़ें हो गई थी। बैंक को फिर से बैंकों के समूह ने, एलआईसी ने संभाला। आरबीआई आगे बढ़ा और प्राइवेट सरकारी बैंक एलआईसी सहित सब ने इसके अंदर निवेश किया और वो निवेश लगभग 10 रुपये करीब का था। वहाँ से बैंक की मजबूती आपको समझनी थी कि भैया बैंक फिर से उभर रहा है, तो लॉस करता रहा, सेल करता रहा। पर अब यस बैंक इस मुकाम में है कि वो हर क्वार्टर में आपको एक बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखा रहा है। और बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद जो सोचते नहीं वो सोचते हैं कि बहुत कुछ हो जाएगा जी। पर यस बैंक का Q4 तो बेस्ट ही आया ना, पर कुछ तो अंदर चीज़ें होंगी जो लगता है कि इसके कदमों को रोक रही हैं। वो कौन सी चीज़ें? देखो सर, जब बैंक डूब रहा था तब क्या हुआ था? बैंक के साथ फ्रॉड हुआ था। बैंक डूब क्यों रहा था? कि भैया फ्रॉड हो गया था। बैंक को बचाया किसने? बैंक को सबने बचाया।
और बचाने के बाद से क्या है, अपने पैरों में अब ये धीरे 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 खड़ा हो रहा है। एसएमबीसी ने एक बड़ी हिस्सेदारी इसके अंदर ले रखी है। तो अभी भी कई सुधार यस बैंक के अंदर होने हैं और वो कई चीज़ों के साथ निकलेगा आगे। तो क्वार्टर 4 ने कोई भी इसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं दी है, रेड में बंद हुआ है। अब मसले क्या है, अब मसले हैं 81 बॉन्ड के। और ये जो बॉन्ड होता है, बैंक की पूंजी बढ़ाने के लिए ये बॉन्ड निकाले जाते हैं। तो इसमें मसले क्या है, देखो सर, जब बैंक डूब रहा था तो आरबीआई ने जो इसके 81 बॉन्ड थे उसको खत्म कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था। अब जिन रिटेलर निवेशकों के, बड़े निवेशकों के पैसे 81 बॉन्ड में लग रहे होंगे यस बैंक के लिए, तो उनका तो पैसा जीरो हो गया। वो कितना था समझते जाना, 8400 करोड़ रुपए करीब, 8400 करोड़ रुपए करीब का वो था पैसा, जो 2020 में उसे राइट ऑफ कर दिया था। अब समझो आप एक कहानी, इस कहानी को आपको पूरा समझना, तब आपको समझ में आएगा कि ये 81 बॉन्ड के जरिए क्या है, मामले क्या है इसके। या कुछ जब आप किसी बैंक के अंदर निवेशित हो या किसी कंपनी से आप काम कर रहे हो तो उसकी सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्वार्टर 4 दे दिया बच्चा, पर एक बड़ा संकट है, वो है 8400 करोड़ रुपए का। अगर यस बैंक इसके अंदर हार जाता है तो उसे 8400 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे या उतनी ही इक्विटी में उसे बदलना पड़ेगा। तो ये बैंक के लिए टेंशन का विषय है। तो उसकी वजह से यस बैंक आज आपको टेंशन में देखने को मिला। अब इसके ऊपर एक फैसले हुए हैं, आदेश हुए हैं, पर उस आदेश का अभी सुरक्षित रखा गया, बताया नहीं गया है। समझो 81 मामला क्या है। यस बैंक को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वित्तीय रूप से कोई खास नुकसान होने की उम्मीद नहीं है। भाई ये तो बता रहा है कि अगर ये फैसला यस बैंक के पक्ष में भी नहीं आया ना, तब भी नुकसान नहीं है। निवेशक क्या क्या सोच रहे हैं हम आगे वो बात करेंगे। समझो यस बैंक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके एडिशनल टियर 1 81 बॉन्ड के राइट डाउन से संबंधित मामले में दलीलें सुनना समाप्त कर दिया है और फैसले के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। यानी कि एक फैसला हो गया, उसे सुरक्षित रख लिया। अब ये देखना है ये रिटेलर निवेशकों के पक्ष में जाएगा जिन्होंने 81 बॉन्ड में अपना पैसा लगाया था, या फिर ये यस बैंक के पक्ष में जाएगा कि भैया अब तो हमने खत्म कर दिया। अच्छा क्या चीज़ होती है आप इसे समझकर चले। तो सर यस बैंक के 81 जो बॉन्ड है, ये जो मामला है ना, भारतीय बैंकिंग कानून इतिहास के सबसे चर्चित विवादों में से एक है। ये चर्चित विवाद है जो यस बैंक से जुड़ा हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये फिर से चर्चा में आ गया है। अब इसमें चर्चे क्या है, अब ये आप समझो 81 बॉन्ड होता क्या है, पहले आप ये समझ। ये होता है अनसिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं। एक ऐसा बॉन्ड होता है जहां बैंक एक ऐसा 81 बॉन्ड निकालता है जिसके जरिए निवेशक या रिटेलर अपना उस बॉन्ड को खरीद सकते हैं, पर इसकी ना मैच्योरिटी नहीं होती। मतलब इसे ये आप इसकी कोई डेट नहीं होती, मैच्योरिटी की डेट। तो ये एक ऐसा पैसा होता है जहां पर अनसिक्योर्ड होता है, यानी कि अगर बैंक डूब गया, बैंक किसी भी कारण से प्रॉब्लम में आया और अगर बैंक डूब गया तो ये जितना भी पैसा लगा है इसे राइट ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस यही मामला था। अगर बैंक पूरी तरह से बंद हो जाता, समझो मैं एक अपना पक्ष सोच रहा हूं कि अगर बैंक बंद हो गए, चलो भाई उनके पैसे मर गए, पर 2020 के बाद देखने को मिला है कि जब दोबारा से पुनर्गठन किया गया बैंक का कि भैया अब ये बैंक संभालेंगे, तो ये निवेशक क्या कर, इन्होंने क्या कहा, जिनका ये 8400 करोड़ रुपए था, ये पहुंच गए भैया बॉम्बे हाई कोर्ट। और ये मामला 2020 की स्थितियों के साथ पुनर्गठन की योजना के साथ निकल कर आया था। ये मामला 8415 करोड़ रुपए करीब का था और इसमें इन्वेस्टर के पैसे काफ़ी लगे पड़े थे। तो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ये आदेश की स्थिति बताई। अब वो थोड़ा समझ लो, निवेशकों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में से इस फैसले को चुनौती दी। जनवरी 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने निवेशकों के पक्ष में फैसला सुनाया, यानी कि उन्होंने चुनौती दे दी 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट में। और आरबीआई हो गया, यस बैंक हो गया, वो भी गए और निवेशक थे वो भी गए, पर फैसला निवेशकों के पक्ष में आ गया। भैया 8415 करोड़ रुपए निवेशकों को देने पड़ेंगे। क्या कारण था? कोर्ट का तर्क है ये था कि अंतिम पुनर्गठन योजना लागू होने के बाद प्रशासक के पास इन बॉन्ड्स को जीरो करने का अधिकार नहीं है। यानी अंतिम रूप से बैंक पूरा डूबा नहीं था, उसे संभाला गया था, पुनर्गठन हुआ था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ये कह रहा है कि हाँ भैया उनको पैसा देना पड़ेगा। तो ये मामला उलझा पड़ा है। पर अब इसके अंदर और फिर दोबारा जुलाई 2024 में फिर से इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में यस बैंक और आपका आरबीआई सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ पर उन्होंने याचिका डाली कि भैया इसके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो चीज़ें हमारे ऊपर कहा है कि पैसा देना पड़ेगा, इसके ऊपर उन्होंने चीज़ें, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया था। अब इसके ऊपर स्टे लग गया था
तो ये अब आगे की कहानी चल रही है। अब नई जो चीज़ निकल कर आई है अब ये है जो मैंने अभी आपको बताया, ये है। और ये जो मामला भी मैंने आपको इससे पहले बताया कि जो न्यूज़ आई है, एक मामला जो है सुरक्षित कर लिया गया आदेश। अब उस आदेश का आपको वेट करना पड़ेगा, वो किसके पक्ष में जाता है। वैसे थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, चूंकि वर्तमान में बॉन्ड्स को बहाल करने के आदेश पर स्टे है, अभी तो स्टे है, इसलिए बैंक को तुरंत कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पर एक आदेश है जो सुप्रीम कोर्ट से अब निकलने वाला है। अगर फैसला बैंक के खिलाफ जाता है तो उसे 8400 करोड़ से ज़्यादा की रकम चुकानी पड़ती है या उसे इक्विटी में बदलना पड़ता है, जिससे बैंक की वित्तीय सेहत और शेयरधारकों वैल्यू पर बुरा असर पड़ेगा। भैया अगर पक्ष में निवेशकों के आ गया तो 8400 करोड़ रुपए का एक झटका जो है यस बैंक को लग सकता है। आरबीआई की क्या शक्ति है? देखो सर, सुप्रीम कोर्ट देखता है कि भैया संकट के समय आरबीआई द्वारा लिए गए नीतिगत फैसलों में, आरबीआई ने फैसला लिया था ये राइट ऑफ करने का, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने से बचता है, जिससे बैंक को राहत मिलने की उम्मीद है। तो ये उम्मीद लगाकर देखो सर, ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव संकेतों के साथ चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ देखा जा रहा है कि वो आरबीआई की हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि आरबीआई ने कुछ सोच समझ के करा हो। लेकिन चीज़ों को समझो, बैंक डूबा नहीं है। अगर बैंक पूरा डूब जाता तो ये 81 बॉन्ड है उन निवेशकों, वो क्यों आगे जाके फिर इसके अप्लाई करते? उन्होंने करा क्यों है? क्योंकि बैंक अभी जीवित है। और अब इसके ऊपर फिर से दोबारा से सुना दूं मैं आपको, जो जिस न्यूज़ के ऊपर आज आपको देखने को मिला वो ये है कि फैसले के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। यस बैंक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसने एडिशनल टीयर बॉन्ड के राइट डाउन से संबंधित मामले में दलीलें सुनना समाप्त कर दिया है और फैसले के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। तो अब ये फैसला कब निकल कर आता है तो ये आप समझ कर चलना पड़ेगा। तो ये मुख्य कारण है जो बैंकों के साथ जुड़े पड़े हैं, निगेटिव है, और अगर बैंक के पक्ष में नहीं आता और बैंक के पक्ष में आ जाता तो पॉजिटिव है। तो ये वो 81 बॉन्ड का मामला है। दोबारा से समझो, बैंक जो है अपनी बैंक की पूंजी बढ़ाने के लिए 81 बॉन्ड यानी अनसिक्योर्ड बॉन्ड जो है जारी करता है। इसके अंदर जो है निवेशकों, बड़े बड़े लोग बॉन्ड खरीदते हैं और इस बॉन्ड की कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। पर बैंक अगर वित्तीय हालत से बहुत परेशान हो गया, प्रॉब्लम में आ गया, विफल हो गया, तो इस 81 बॉन्ड को समाप्त करने का अधिकार बैंक को होता है। तो ये वो मामला है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।